हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार एकेडमी में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाएं। इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है सिद्राबाग स्टेशन। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी तो दार्जिलिंग में। महाकाली संधि फरवरी 1996 में हुई थी, तो भारत और नेपाल के मध्य हुई थी। ठीक है, तो महाकाली संधि किसके बीच हुई थी? भारत और नेपाल के मध्य हुई थी। कब हुई थी? तो फरवरी 1996 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो वह बांध जिसका उपयोग सिंचाई हेतु नहीं किया गया था, तो शिव समुद्रम जो बांध बनाया गया था वो सिंचाई हेतु नहीं किया गया था। नेक्स्ट की बात करते हैं। भारत में खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है, तो कौन सी है? पुलिकट झील है। आगे देखते हैं। आंध्र प्रदेश में स्थित मीठे पानी की झील है तो कोलेरू झील है। केरल में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि से संबंधित झील है तो अष्टमुडी झील है। हैदराबाद अर्थात तेलंगाना में स्थित झीलें हैं हुसैन सागर एवं उस्मान सागर, जो कि कृत्रिम झील है। श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी से अलग करता है तो पुलिकट झील को अलग करता है। हरियाणा राज्य में स्थित है सूरजकुंड झील। सूरजकुंड झील कहाँ पे स्थित है? तो हरियाणा राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित बर्फ से ढकी झील का उदाहरण है तो घेपन झील। तमिलनाडु राज्य के डिंडीगुल जिले में स्थित मानव निर्मित झील का उदाहरण है तो कोडाई कनाल झील। आगे देखते हैं। भारत में अधिकांश वर्षा होती है तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है तो भारत में मानसून की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। शीतकाल में उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होती है तमिलनाडु राज्य को। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है सितंबर महीने से। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है तो केरल राज्य में। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा होती है तो पश्चिमी विक्षोभों से। जाड़े में जो वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से होती है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान स्थित है तो कहाँ पर स्थित है? पुणे में है। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। आगे की बात करते हैं। भारत में कुल वर्षा का सर्वाधिक भाग प्राप्त होता है तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में तापमान बहुत ऊंचा हो जाता है, जिस कारण वहां पर विकसित हो जाता है निम्न वायु दाब। हिंद महासागर ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग के अपेक्षाकृत ठंडा रहता है, क्योंकि वहाँ बना रहता है तो उच्च वायु दाब बना रहता है। जब मानसून पवनें 2 सप्ताह या इससे अधिक अवधि के लिए वर्षा करने में असफल रहती हैं तो वर्षा काल में शुष्क दौर आ जाता है। इसे कहते हैं मानसून का विच्छेद। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी स्थित है भूमध्य रेखा के निकट। यह ITCZ जब सूर्य उत्तरायण होता है तो उत्तर की दिशा में, और जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो दक्षिण दिशा में खिसकती रहती है। आगे की बात करते हैं। वर्षा ऋतु में देश के अधिकांश भागों में हवाओं की समान प्रवाह की दिशा होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर।
हिमालय की उपस्थिति के कारण वर्षा ऋतु में हवाएं उत्तर पूर्व और गंगा के मैदान में प्रवाहित होती हैं, दक्षिण पूर्व और पूर्व से। नेक्स्ट देखते हैं, तमिलनाडु की कुल वर्षा का 50 से 60% प्राप्त होता है तो उत्तर पूर्वी मानसून से। न केवल भारत बल्कि विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है तो मासिनराम मेघालय। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है तो लेह लद्दाख। भारत में सितंबर महीने से मानसून के प्रत्यावर्तन शुरू होने के कारण है सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण आईटीसी जेट का दक्षिण की ओर खिसकना। भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा है तो 1127 मिलीमीटर। भारत में अधिकतम लाभ देने वाली जल प्रबंधन युक्ति है तो वर्षा के जल का संचयन। झारखंड में वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा। भारत में मरुस्थलीय विकास योजना क्रियान्वित है लगभग 40 जिलों में। भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का कारण है उपोष्ण पछुआ जेट पवनें। भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभों से। भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र एवं दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र से। शीत ऋतु में उच्च वायुमंडलीय दाब तथा निम्न वायुताप की जो स्थितियां बनती हैं उन्हें कहते हैं प्रतिचक्रवाती स्थितियां। भू संतुलन की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है तो हिमालयी क्षेत्र में। भारतीय प्लेट निरंतर गतिशील है उत्तर दिशा की ओर। भारत के भू क्षेत्र को भूकंप प्रवणता की दृष्टि से बांटा गया है तो 4 क्षेत्रों यानी 4 जोन्स में बांटा गया है। महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक प्रभावित होने की संभावना है भूकंप से। हमने अभी जिसकी बात की भूकंप, भारत के भूकंपीय क्षेत्र देख लेते हैं कि 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं। भूकंपीय क्षेत्र या सिस्मिक जोन 4 होते हैं। पहला दूसरा एक में मर्ज हो गया है। सेकंड जो है अल्प तीव्रता का क्षेत्र होता है और जो थर्ड होता है मध्यम तीव्रता का क्षेत्र होता है। फोर्थ होता है गहन तीव्रता का क्षेत्र और फिफ्थ जो होता है अति प्रचंड तीव्रता का क्षेत्र होता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर का परिचालन या स्थापना किया गया तो हैदराबाद में। चक्रवात, बाढ़ एवं सूखा तीनों ही प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्य हैं उड़ीसा। केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ों की गणना करने के लिए स्थापित किया तो बाढ़ पूर्वानुमान संगठन का। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही है तो लातूर महाराष्ट्र में। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है तो बिहार। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है तो पूर्वी क्षेत्र। कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती है काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। झारखंड में काली मिट्टी पाई जाती है राजमहल पहाड़ी प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं, लावा मिट्टियाँ पाई जाती है तो मालवा के पठार में। स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है काली मिट्टी को। रेगुर मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है महाराष्ट्र में। रेगुर या काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है तो महाराष्ट्र में। नमी धारण करने की उच्च क्षमता वाली मृदा है काली मृदा में। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्यतः एक परिपक्व मिट्टी है। टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है लैटराइट मिट्टी में। लैटराइट मिट्टी के लाल रंग होने का कारण लौह ऑक्साइड है। वह मिट्टी जो लोहे के अतिरेक होने का कारण अनउर्वर होती जा रही है तो लैटराइट मिट्टी। वह मिट्टी जो भीगने पर मक्खन की भांति मुलायम परंतु सूखने पर अधिक कड़ी और ढेलेदार हो जाती है तो लैटराइट मिट्टी। नेक्स्ट देखते हैं,
सबसे कम जल धारण क्षमता होती है तो बलुई दोमट मिट्टी की। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है तो कछारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है तो बांगर। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है या मृदा है जलोढ़ मिट्टी। इसी का क्षेत्र सबसे अधिक है, मतलब सबसे अधिक स्थानों पर जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, हिमालय क्षेत्र की घाटियों और ढालों पर 2700 मीटर से 300 मीटर 2700 से 3000 मीटर की ऊंचाई के भागों में पाई जाती है तो पर्वतीय मिट्टियाँ। दलहनी फसलें मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती हैं तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में होती है तो कैल्शियम की। करेवास मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है कश्मीर हिमालय में। करेवा मिट्टी कहाँ पाई जाती है? कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। करेवा मिट्टी केसर की खेती के लिए अधिक उपयोगी होती है। ये भी क्वेश्चन पूछता है केसर की खेती किस मिट्टी में अधिकता से होती है। ठीक है, तो करेवा मिट्टी में। नेक्स्ट देखते हैं, सामान्य फसलें उगाने वाली मिट्टी का पीएच मान होना आवश्यक है तो 6.0 से 7.0 के मध्य। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो चूने का या लाइम का उसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तेजाबी मतलब जिसमें अम्लता अधिक हो तो उसमें चूना मिलाया जाता है। चाय बागानों के लिए उपयोगी मिट्टी होती है तो अम्लीय मिट्टी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में चंबल घाटी क्षेत्र में खोगढ़ या खड्डों का निर्माण के कारण हुआ है तो अवनलिका अपर्दन से। भारत में मृदा अपक्षय समस्या संबंधित है तो वनोन्मूलन से मृदा अपरदन रोका जा सकता है। वनावरण अतिचारण एवं स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाना एवं मेड़बंदी आदि द्वारा। ठीक है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है वनारोपण द्वारा, अधिक से अधिक पेड़ लगाकर। अतिचारण एवं स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाना, मतलब कि स्थानांतरित कृषि इसमें क्या होता है, कृषक एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं और इसमें वनों को काट कर खेती करते हैं। ठीक है, और मेड़बंदी मेड़ बांध कर। आगे देखते हैं, मिट्टी की क्षारीयता को बदलने और खारेपन को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट का। ठीक है, अम्लीयता को हटाने के लिए हमने किसका प्रयोग किया? चूना का प्रयोग किया। लेकिन यहाँ पे जो क्षारीयता हटाने के लिए हम क्या करते हैं, क्षारीयता खारेपन को हटाने के लिए जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं। लवड़ी मृदा के निर्माण की अधिकता का कारण होता है तो मिट्टी में सोडियम एवं मैग्नीशियम की अधिकता। लवणीयता से सर्वाधिक प्रभावित राज्य है तो गुजरात। भोजपत्र वृक्ष मिलता है तो हिमालय में। पश्चिमी हिमालय में देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर। कत्था बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है तो खैर की लकड़ी। जंगल की आग के नाम से जाना जाता है तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा ढाक अथवा प्लास को जंगल की आग के नाम से जाना जाता है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा अर्थात ढाक अथवा प्लास को। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प घोषित किया गया है तो पलाश के पुष्प को। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण है खेजड़ी का वृक्ष। अन्य नाम मरुस्थल का राजा। ऐसे ही पूछ सकता है मरुस्थल का राजा किसको कहते हैं? तो खेजड़ी के वृक्ष को कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बिरोजा तथा तारपीन का तेल बनाने में प्रयुक्त वनोपज
लीसा प्राप्त होता है चीड़ वृक्ष से। कटहल, गूलर, आर्किड एवं फर्न में से वह पौधा जिसमें फूल नहीं होता है, तो फर्न में फूल नहीं पाया जाता है, गूलर में पाया जाता है, उसके फल में ही फूल रहता है। ठीक है। प्रधानमंत्री द्वारा उत्तरी कोयल नदी पर शिलान्यास किया गया है, तो मंडल बांध परियोजना का। प्रधानमंत्री द्वारा उत्तरी कोयल नदी पर शिलान्यास किया गया है, तो मंडल बांध परियोजना का। नेक्स्ट देखते हैं। पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर जिलों के में सिंचाई का मुख्य साधन है इंदिरा गांधी नहर। केरल के पलक्कड़ जिले में चेरुकुन्नम पूझा नदी पर निर्मित है मंगलम सिंचाई परियोजना। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का मुख्य साधन है तालाब। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है, तो सर आर्थर कॉटन को। सारण सिंचाई नहर निकलती है, तो गंडक नदी से। फरक्का की नहर की जलवहन क्षमता है, तो 40,000 क्यूसेक। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है, तो हरिके बैराज से। सतलज, रावी और ब्यास नदी से जल प्राप्त करती है, तो इंदिरा गांधी नहर किन किन नदियों से अपना जल प्राप्त करती है? सतलज, रावी और ब्यास नदी से। कोरोमंडल तट पर स्थित है बकिंघम नहर। ठीक है। बकिंघम नहर कहाँ पर स्थित है? तो कोरोमंडल तट पर स्थित है। कोरोमंडल तट कहाँ पर है? भारत का दक्षिण में जो पूर्वी हिस्सा है। ठीक है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वाला जो हिस्सा है वो कोरोमंडल तट है। ठीक है। आगे देखते हैं। हरियाली योजना संबंधित है, तो बंजर भूमि के विकास के लिए जल संग्रहण से। हरियाली योजना संबंधित है बंजर भूमि के विकास के लिए जल संग्रहण से। नेक्स्ट देखते हैं। तेलंगाना के नलगोंडा जिले और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिलों के मध्य निर्मित है, तो नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना। चंबल नदी पर निर्मित जलाशय है, तो राणा प्रताप सागर। बाढ़ एवं प्रदूषण के कारण बंगाल का शोक कहा जाता है, तो दामोदर नदी को। मैथान, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध बनाए गए हैं, तो बराकर नदी पर। कोनार बांध का निर्माण हुआ है, कोनार नदी पर। तमिलनाडु में कावेरी नदी पर निर्मित है, तो मेंटूर परियोजना। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है, तो रिहंद परियोजना। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर निर्मित है, तो मेजा बांध। जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले में चिनाब नदी पर निर्मित है, तो बगलिहार जलविद्युत परियोजना। जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर निर्मित है, तो दुलहस्ती परियोजना। यह एक हाइड्रो पावर स्टेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, आपने देखा हमने कम समय में कुछ इम्पॉर्टेंट इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसर को हमने कवर किया। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो पर केवल वन लाइनर पॉइंटर ही मिलेगा। थ्योरी को विस्तृत से पढ़ाए हैं, वो भी आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है। इसीलिए बनाते हैं कि आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ बेनिफिट मिल जाए। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।